एमए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। टॉपिक का नाम कुछ इस प्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी सिद्धांत और नव मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद के समान ज्ञान के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मार्क्सवादी सिद्धांत को समझना कठिन है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स के अध्ययन मार्क्सवाद के आधार हैं। इसके पश्चात मार्क्सवाद राजनीतिक दर्शन में लेनिन, स्टालिन और माओ जेडोंग ने अपना योगदान दिया। नव मार्क्सवादियों ने मार्क्सवादी विचारधारा में नए आयाम को जोड़ा। अब हम मार्क्सवादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं लेंगे। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष पर आधारित है। नंबर 2, हर समाज में आर्थिक रूप से प्रभुत्व संपन्न वर्ग सामाजिक और राजनीतिक शक्ति पर कब्जा कर लेते हैं और गरीब लोगों का शोषण करते हैं। नंबर 3, वर्ग विभाजन और एक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण की पराकाष्ठा पूंजीवाद समाज है। नंबर 4, पूंजीवाद समाज में अतिरिक्त उत्पादन और लाभ के उद्देश्य ने सर्वहारा के शोषण की व्यवस्था पैदा की है। नंबर 5, अतिरिक्त उत्पादन पूंजीपतियों में विवाद को जन्म देता है, क्योंकि उनमें अपना उत्पादन बेचने के लिए नए बाजार को खोजने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। इससे विकसित पूंजीवादी व्यवस्था में संकट पैदा हो जाता है। नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध इस तरह के विवाद का एक उदाहरण है। नए बाजारों की खोज ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया। नंबर 7, नव मार्क्सवादी यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समाज केंद्र और परिधि राज्यों में बटा हुआ है। केंद्र राज्यों को कोर स्टेट्स बोला जाता है और परिधि राज्यों को पेरिफेरल स्टेट्स बोला जाता है। तो नव मार्क्सवादी ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समाज केंद्र और परिधि राज्यों में बटा है। वैश्वीकरण ने समान आर्थिक विकास को बाधित किया है। नंबर 8, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पूंजीपतियों का समस्त विश्व में आधिपत्य है और इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है। नंबर 9, विश्व के हर हिस्से में वर्ग विहीन समाजवादी समाजों की स्थापना के बाद नए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना की जा सकती है, जो कि सभी लोगों की समानता पर आधारित होगा। नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए सर्वहारा को अपने राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय हित से ऊपर उठना होगा। इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं कार्ल मार्क्स,
फ्रेडरिच एंजल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ जेडोंग, निकोलाई बुखारिन, लियोन ट्रोट्स्की, एंटोनियो ग्राम्स्की इत्यादि। 1970 के दशक में मार्क्सवाद में दिलचस्पी जीवित हुई जब नव मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग वैश्विक गरीबी और असमानता को समझाने के लिए किया गया। इस संदर्भ में दो सिद्धांत प्रमुख हैं। नंबर 1 विश्व व्यवस्था सिद्धांत, जिसको कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कहा जाता है, और नंबर 2 निर्भरता सिद्धांत, जिसको डिपेंडेंसी थ्योरी कहा जाता है। पहले हम विश्व व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। विश्व व्यवस्था सिद्धांत वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रकृति और कार्यशैली का नव मार्क्सवादी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके मुख्य प्रतिपादक इमैनुअल वैलेरस्टीन हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रतिपादक हैं एंड्रे गुंडर फ्रैंक, समीर अमीन और गियोवेनी अरीघी। विश्व व्यवस्था सिद्धांत का केंद्र बिंदु ये है कि 16वीं शताब्दी से पूंजीवाद के विस्तार ने वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को 3 हिस्सों में बांट दिया है। नंबर 1 केंद्रीय क्षेत्र, जिनको कि कोर एरियाज या सेंट्रल एरियाज भी कहा जाता है, जैसे कि विकसित उत्तर के क्षेत्र जहाँ पर मजदूरी दर अधिक है और यहाँ विकसित तकनीक और विविधीकृत उत्पादन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अत्यधिक उत्पादन और उन्नत कृषि पाई जाती है। बी या नंबर 2 परिधि क्षेत्र, या जैसा कि हमने बताया जिनको पेरिफेरल एरियाज बोला जाता है, जैसे अल्प विकसित दक्षिण के देश, निम्न मजदूरी, प्रारंभिक तकनीक और सरल उत्पादन यहाँ की विशेषता है। केंद्रीय क्षेत्र परिधि के क्षेत्र का शोषण करते हैं। और सी अर्ध परिधि क्षेत्र सेमी पेरिफेरल एरियाज, यहाँ पर कुछ केंद्र की ओर और कुछ परिधि की विशेषताएं पाई जाती हैं। अर्ध परिधि आर्थिक रूप से केंद्र के अधीन होती है, परंतु परिधि क्षेत्र के ऊपर होती है और उनका लाभ लेती है। इस प्रकार वे केंद्र और परिधि के मध्य एक दीवार के रूप यानी कि बफर दीवार के रूप में खड़ी रहती है। वैश्विक पूंजीवाद की इन्हीं असमानताएं और अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने 1990 के दशक में पूंजीवाद और वैश्वीकरण के खिलाफ आंदोलन को जन्म दिया। केंद्र परिधि मॉडल इस बात पर जोर देता है कि किस प्रकार मजबूत राष्ट्र कमज़ोर राष्ट्र पर असमान विनिमय दर का मतलब होता है अनईक्वल एक्सचेंज रेट थोपते हैं। किस प्रकार आर्थिक अतिरेक परिधि से केंद्र की दिशा में स्थानांतरित करते हैं और इस निर्भरता और अल्प विकास बनाए रहते हैं। परिधि क्षेत्रों के निम्न मजदूरी और अल्प लाभ उद्योगों के द्वारा केंद्रीय क्षेत्रों के अधिक मजदूरी और अधिक लाभ उद्योगों को बनाए रखा जाता है।
अर्धपरिधीय क्षेत्र एक प्रकार से विश्व व्यवस्था में दीवार का काम करती हैं। इसमें केंद्रीय क्षेत्रों के प्रति एकजुट विरोध को रोका जाता है। केंद्रीय और परिधीय क्षेत्रों में अन्य अंतर भी पाए जाते हैं। केंद्रीय क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकारें, प्रभावशाली राज्य व्यवस्थाएं और विकसित कल्याणकारी सेवाएं पाई जाती हैं, जबकि परिधीय क्षेत्रों में तानाशाही सरकारें, कमज़ोर और गैर प्रभावशाली राज्य व्यवस्थाएं और प्रारंभिक कल्याणकारी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए ये जरूरी है कि ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए या फिर ऐसी व्यवस्था आंतरिक असंतुलन और बार बार संकट पैदा होने के कारण खुद ब खुद गिर जाए। विश्व व्यवस्था सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक इमैनुअल वैलेरस्टीन फ्रांसीसी इतिहासकार फर्नैंड ब्राउडेल से प्रभावित थे। वैलेरस्टीन प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के उदय और विनाश को विश्व व्यवस्था में परिवर्तन से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि शीत युद्ध का अंत अमेरिकी वर्चस्व का खात्मा है, न कि उसकी विजय। वैलेरस्टीन ने अपने विचार अपनी प्रमुख रचनाओं में प्रस्तुत की है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। नंबर 2, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर। और नंबर 3, डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। कुछ पाश्चात्य विचारक जैसे एडवर्ड फ्राइडमैन और विलियम थॉमसन ये मानते हैं कि केंद्र, परिधि और अर्धपरिधि में अग्रगति और पश्चगति देखने को मिलती है, परंतु विश्व व्यवस्था सिद्धांत के कुछ समर्थकों का दावा है कि यह संभव है कि परिधि परिधि क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएं, पर इस बात की कल्पना करना मुश्किल है कि एक केंद्र नीचे खिसककर अर्धपरिधि बन जाए। चूँकि केंद्रीय क्षेत्रों के पास उच्च स्तरीय का पूंजी एकत्रीकरण होता है, इसलिए उनका अर्धपरिधि क्षेत्रों में बदलना अकल्पनीय है। तो नव मार्क्सवादी सिद्धांत में ये हमारा पहला सिद्धांत था, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। अब हम दूसरा सिद्धांत लेंगे, वो है निर्भरता सिद्धांत या डिपेंडेंसी थ्योरी। इस सिद्धांत का विकास दक्षिणी अमेरिकी विचारकों जैसे फर्नांडो हेनरिक्वी कार्डोसो और एंजो फलेटो ने किया था। निर्भरता सिद्धांत इस बात को उजागर करता है कि किस प्रकार 1945 के पश्चात प्रारंभिक साम्राज्यवाद नव उपनिवेशवाद में परिवर्तित हुआ, जिसको कभी कभी आर्थिक साम्राज्यवाद या डॉलर साम्राज्यवाद भी कहा जाता है। निर्भरता सिद्धांत का जोर इस बात पर है कि पूंजी एकत्रीकरण तृतीय विश्व में सतत रूप से नहीं बनाए रखा जा सकता है।
दक्षिणी अमेरिकी देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि एक राष्ट्र की खुद की पूंजी समग्र आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। अपने लंबे औपनिवेशिक इतिहास के कारण तीसरी दुनिया के देश सदा के लिए विकसित देशों पर निर्भर हो जाते हैं। निर्भरता सिद्धांत के अनुयायी दक्षिण के देशों की कठिनाइयों का विवरण देते हैं। इनमें से कुछ कठिन व्यवस्थाएं आंतरिक होती हैं और कुछ बाह्य। आंतरिक व्यवस्थाएं देश के इतिहास, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था और वर्ग संबंध से जुड़ी होती हैं। बाह्य व्यवस्थाएं विदेशी पूंजी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताएं। निर्भरता सिद्धांत के अनुयायियों ने एक शब्द की रचना की है जिसे औद्योगिक बस्ती यानी कि एन्क्लेव इकोनॉमी भी कहा जाता है। निर्भरता सिद्धांत के अनुयायियों का मानना है कि औद्योगिक बस्ती परिधीय क्षेत्र में वो जगह है जहाँ पर कच्चे माल का दोहन करने के उद्देश्य से विदेशी निवेश किया जाता है, परंतु उत्पादों को विदेशों में बेचा जाता है। औद्योगिक बस्ती को राष्ट्रीय पूंजीवादियों के बेतरतीब औद्योगीकरण से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। राष्ट्रीय पूंजीपतियों और विदेशी पूंजीपतियों के हित जुड़े होते हैं। निर्भरता सिद्धांत के सिद्धांतकारों का मानना है कि ऐतिहासिक कारणों से तृतीय विश्व बाह्य यानी कि बाहरी विदेशी पूंजी पर निर्भर रहता है। अब हम विश्व व्यवस्था सिद्धांत का मूल्यांकन करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। नव उदारवादियों ने विश्व व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना की है। क्षेत्रीय स्तर पर वर्ग विभाजन के प्रत्यय ने बहुत सी गलतफहमियों को जन्म दिया है। यह मानना कठिन है कि एक क्षेत्र के सभी पूंजीवादियों का एक हित होगा और वे अपने आर्थिक हित के लिए राष्ट्रीयता की भावना से परे चले जाएंगे। नव यथार्थवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवादों का कारण शक्ति संघर्ष और राष्ट्रों की महत्वाकांक्षा है, न कि वर्ग चेतना। वैलरस्टीन का कहना था कि पूंजीवाद परिधि क्षेत्र में आर्थिक विकास करने में असफल रहा है, पर यह विचार बहुत स्पष्ट नहीं है। अर्ध परिधि का उदय रातों रात नहीं हुआ है, उसका जन्म परिधि से हुआ है। यदि ये सत्य है तो यह मानना उचित होगा कि कुछ पूंजी संग्रह यानी कि वेल्थ एक्यूमुलेशन परिधि में भी हुआ है, जिस कारण परिधि में औद्योगिक विकास की
संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। यदि वर्तमान व्यापार परिदृश्य देखा जाए तो विश्व व्यवस्था सिद्धांत यानी कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी काफ़ी हद तक सही प्रतीत होती है। पश्चिम के केंद्रीय देश विनिर्मित वस्तुएं यानी कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यंत्रों और रसायन का निर्यात करते हैं। एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका देश कृषि उत्पाद, खनिज और वस्त्र का निर्यात करते हैं। चूँकि केंद्रीय देशों की निर्यातित वस्तुएं परिधीय क्षेत्रों की निर्यातित वस्तुओं से महंगी होती हैं, इसलिए परिधीय क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत अधिक लाभ नहीं उठा पाते हैं और केंद्र पर निर्भर रहते हैं। केंद्रीय क्षेत्र अपने आर्थिक प्रभुत्व का प्रयोग राजनीतिक प्रभुत्व को प्राप्त करने के लिए करते हैं और विश्व राजनीति का केंद्र बन जाते हैं। इसलिए विश्व व्यवस्था सिद्धांत कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रमुख धाराओं का विश्लेषण करने में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मार्क्सवादी सिद्धांत और नव मार्क्सवादी सिद्धांत। नव मार्क्सवादी सिद्धांत में जैसा कि आपने देखा कि उसमें दो प्रमुख थ्योरियां हैं। एक विश्व व्यवस्था सिद्धांत, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कहते हैं, और दूसरा डिपेंडेंसी थ्योरी या निर्भरता सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत जो वर्तमान में जो वैश्विक परिदृश्य है उसको समझाने में काफ़ी सहायक होती हैं और विश्व का जो परिदृश्य है, विश्व में जो ट्रेड पैटर्न है और जो अंडर डेवलपमेंट है, उसको अगर आप इन थ्योरीज़ को अप्लाई करके देखें तो उस कसौटी पर ये थ्योरीज़ बहुत अधिक खरी उतरती हैं। नव मार्क्सवाद ने हमको मार्क्सवादी सिद्धांत को और आगे ले जाकर पूरे वैश्विक स्तर पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका क्या रिलेशनशिप है, उनका क्या संबंध है और किस प्रकार से जो विकसित देश हैं वो अल्प विकसित देशों का किस प्रकार से शोषण करते हैं, ये चीज़ हमको समझने में नव मार्क्सवादी सिद्धांत बहुत सहायक होता है। नव मार्क्सवादी सिद्धांत पर बहुत से शोध हो रहे हैं, बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन उसके मूल में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी है। इन दोनों थ्योरी को आधार बनाकर सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझा जाता है। और पीछे की तरफ जाकर अगर आप देखें तो हमारी शुरुआत जो हुई थी वो मार्क्स की विचारधारा से शुरू हुई थी। मार्क्स ने पूंजीवाद की कमियों को किस प्रकार से बताया था, पूंजीवाद किस प्रकार से गरीब लोगों का या आप कहिए सर्वहारा का शोषण कर रहा था। और मार्क्स ने अपने ढंग से, यद्यपि मार्क्स के जो बहुत से सपने थे कि पूरे एक वैश्विक स्तर पर सर्वहारा का वो होगा, क्या कहते हैं, क्रांति होगी, उस प्रकार से वैश्विक स्तर पर तो जो है एक प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन या क्रांति नहीं हुई।
और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित होकर जैसे सोवियत संघ में, पूर्व सोवियत संघ में जहाँ कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना हुई थी, वो कम्युनिज़्म का अंत हो गया है। कम्युनिज़्म जो कि सेकेंड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, उसका पाँव 1989 और 1990 के दशक में उसके जो हैं वो क्या कहते हैं, पाँव उखड़ चुके हैं कम्युनिज़्म के। कम्युनिज़्म ख़त्म हो चुका है और क्या कहते हैं, कम्युनिज़्म जो है और सोवियत संघ जो कि कम्युनिज़्म का गढ़ था, वो भी उसका विघटन हो गया है। लेकिन इन सब चीज़ों को, इन ऐतिहासिक घटनाओं को अगर आप छोड़ भी दें तो मार्क्सवाद की जो फ़िलॉसफ़ी है वो आज भी ज़िंदा है। और जब जब हम एक किसी व्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में हम एक शोषण और शोषित की बात करेंगे तो मार्क्सवादी फ़िलॉसफ़ी या मार्क्सवादी दर्शन जो है वो हमें बहुत प्रासंगिक लगता है। और उसकी प्रासंगिकता इस प्रकार से है कि मार्क्सवादी सोच का नव मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में फिर से पुनर्जागरण हुआ और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी इसके दो बहुत जीते जागते प्रतीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग दूसरे लेक्चर को शुरू करेंगे और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि जो मार्क्सवाद की थ्योरी है वो मार्क्सवाद की थ्योरी किस प्रकार से आगे और थ्योरीज़ में अप्लाई करती है। नेक्स्ट टर्न पर हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद।